इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवान खान और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो मैंने कल बताया था लघु बीजाणु जनन, उसके आगे वाले टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट की जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो संरचना है मेल गैमेटोफाइट जो नर युग्मोद्भिद, ठीक है, उसकी संरचना के बारे में। ठीक है, अब बात सुनना कि जो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नर युग्मोद्भिद। ये नर युग्मोद्भिद है ना, होता क्या है, ठीक है, कि मैंने पिछले जो वीडियो में मैंने बताया था कि हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, ठीक है, लघु बीजाणु जनन और लैंगिक जनन पढ़ा था। ठीक है, पादपों में जो नर पादप होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो हमने पढ़ा था प्राकोष, ठीक है, और जो पुंकेसर पढ़ा था, पुमंग पढ़ा था, उसमें प्राकोष में लघु बीजाणु जनन होता है। ठीक है, प्राकोष में हमने कल ऐसी संरचना बनाई थी, ठीक है, कि ऐसी पालियाँ होती है, यहाँ पर 4 पालियाँ पाई जाती है प्राकोष में, ठीक है, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, लघु बीजाणु जनन होगा। और लघु बीजाणु जनन मैंने बताया था जो अल्प विकसित परागकण होगा ना, ठीक है, ये लघु बीजाणु आगे जाकर क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, अगर नहीं देखा आपने तो वहाँ पर जाकर देख लो। ठीक है, कि लघु बीजाणु जनन से क्या होता है कि ये 4 अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकणों का निर्माण करती है। ठीक है, ये परागकण। अब देखो, जो नर युग्मोद्भिद क्या होता है कि अंकुरित परागकण होता है। ठीक है, कि जो अंकुरित परागकण का मतलब है कि वो पूरा विकसित हो चुका परागकण में, उसमें कोशिकाएं बन चुकी है, केंद्रक बन चुके हैं। ठीक है, और वो पूर्ण रूप से विकसित परागकण है, उसको क्या बोलेंगे, अंकुरित परागकण, जो क्या होता है, नर युग्मोद्भिद होता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि जो नर युग्मोद्भिद जो परागकण है उसकी संरचना के बारे में। ठीक है, क्यों हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, संरचना, तो परागकण की संरचना बोल लो या नर युग्मोद्भिद की संरचना बोल लो। ठीक है, अब देखो जो परागकण है वो क्या होता है, ज्यादातर एक कोशिकीय, एक केंद्र की है, मतलब उनमें एक केंद्र, एक कोशिकीय, अगुणित हैप्लॉइड टाइप के। ठीक है, वो क्या होते हैं, अगुणित प्रकार के, और गोलाकार, ज्यादातर क्या होते हैं, गोलाकार साइज में क्या होते हैं। ज्यादातर जो पादप है उनके परागकण क्या मिलेंगे, परागकण क्या होता है, जो एक जनक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने के लिए, ठीक है, जो युग्म होते हैं, ठीक है, युग्मक होते हैं। ठीक है, जो लक्षण लेके जाएगा, ठीक है, पीढ़ी की कड़ी होता है। जो युग्मक है वो क्या होता है कि लगभग सभी पादपों के क्या होते हैं, गोलाकार, और उनकी साइज भी दे रखी है 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, किताब में आपकी दे रखी है ये साइज, कि उनकी साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। ज़्यादा गोलाकार, अंडाकार, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, अगुणित, एक कोशिकीय, एक केंद्रिक। ठीक है, अब देखो जो परागकण है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ 3-4 परागकण के। ठीक है, आप उसमें देख लेना। ठीक है, जो परागकण है गोल, उसकी बाहर भित्तियाँ होती है, 2 भित्ति, मतलब जो बाहर की परत होती है, दीवारें होती है। ठीक है, एक तो बाह्य चोल, मतलब बाह्य भित्ति को बोलते हैं बाह्य चोल, ठीक है, और आंतरिक भित्ति को बोलते हैं अंतःचोल या आंतरिक चोल। ठीक है, अब जो ये देखो 2 चोल या भित्तियाँ पाई जाती है, किसमें, परागकण की संरचना में। परागकण की 2 भित्तियाँ होती है, उसमें बाह्य चोल है वो होता है मोटा और खुरदरा। मेन याद रखना वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, किसका, स्पोरोपोलिनिन का पदार्थ है एक, उसका बना होता है। ठीक है, और इसमें जो बाह्य चोल है इसमें क्या होता है कि 2-3 ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम जनन छिद्र। ठीक है, इन जनन छिद्र के बारे में आगे बताऊंगा, इन जनन छिद्र से होता क्या है, आगे जब हम और पढ़ेंगे इस परागकण का विकास पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। ठीक है, अभी आ रहा है ये मोटा होता है, इसकी जो बाह्य चोल, खुरदरा और स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी और बता रहा हूँ, इसकी सबसे बाह्य परत होती है। ठीक है, जो स्पोरोपोलिन है, ठीक है, स्पोरोपोलिन बाह्य परत होती है, और ये ऐसा रासायनिक, मतलब जो केमिकल, ऐसा कठोर पदार्थ है, इस दुनिया का ज्ञात कठोर पदार्थ है, जो केमिकल कृत्रिम रूप से इसको हम गला नहीं सकते, मतलब काट नहीं सकते। और जो स्पोरोपोलिन के कारण क्या होता है कि ये जो परागकण है ना, अगर ज़मीन में दब गए तो लाखों हज़ारों सालों तक क्या होते हैं, ये सुरक्षित, मतलब इनके जो अंदर के जो कोशिकाएं हैं वो सुरक्षित रहती है, इनका विघटन नहीं होता है भूमि में। ठीक है, भूमि में इनका विघटन क्यों, कि उनके जो बाह्य परत है वो स्पोरोपोलिन की, ये याद रखना मोस्ट है, 1 नंबर का सवाल भी पूछ सकता है, इस चैप्टर से आता बोर्ड में। ठीक है, दूसरा देखो इसका आंतरिक चोल पतला एवं झिल्लीनुमा, जो अंतर का चोल है, ठीक है, पेक्टिन एवं सेल्यूलोज का बना होता है। ये भी याद रखना, किसका बना होता है, पेक्टिन और
सेलुलोज का बना होता है। अब देखो ये तो परागकण की नॉर्मली मैंने संरचना बता दी कि क्या होते हैं कि, और देखो परागकण है ना एक कोशिकीय अगुणित हो गए, ठीक है। परागकण के अंदर क्या होता है कि दो कोशिकाएं पाई जाती है, कायिक कोशिका, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ये बनती कैसे ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि कायिक कोशिका इनका निर्माण किस प्रकार होता है। कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ये इसकी संरचना बता रहा हूँ। परागकण की संरचना में इसके जो परागकण के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती है, कायिक कोशिका और जनन, इनका दोनों का कार्य बताऊंगा, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। ये यार अब फिर देखो पोलन कीट क्या होता है, ये सुन लो ध्यान से। जो पोलन कीट है वो परागकण है ना, ठीक है, पोलन कीट, इसके बाहर तेलीय परत, कौन सी परत, तेलीय परत, चिपचिपी परत पाई जाती है, ठीक है। इन पोलन कीट का मतलब क्या है कि पोलन यानी पोलन जो परागकण को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको पोलन बोलते हैं। कीट जो इसकी बाहरी परत है, ठीक है। पोलन कीट क्या होती है, एक तो विशिष्ट रंग होता है, इनका थोड़ा रंग होता है, ठीक है। इनकी गंध होती है, सुगंध होती है, ठीक है, और चिपचिपी पता है। देखो पोलन कीट कब काम आता है कि जब एक परागण की क्रिया, अभी बताऊंगा मैं परागण के बारे में, ठीक है। मान लो किसी फूल में क्या होगी, पोलन कीट जो परागकण है एकत्रित हो रखे हैं, ठीक है। आप सूरजमुखी का कोई भी पुष्प ले लो, उसमें देखना, ठीक है, उनमें क्या होता है कि आकर कीट पतंग है ना, जो भंवरा है, तितली है, ठीक है, ऐसे कीट पतंग होते हैं, वो आकर बैठते हैं, ठीक है। और ये पोलन कीट क्या करता है, उनको इनका 2-3 कार्य दे रखे आप किताब में, उन कीट पतंगों को, ठीक है, आकर्षित करने का कार्य क्या होता है इसका, पोलन कीट का। क्यों, वो जैसे इनको देखा, इनकी क्यों एक विशिष्ट रंग होता है, गंध होती है, ठीक है। तितली, मधुमक्खियाँ, जितने भी कीट पतंग है वो क्या करते हैं, फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं, और फूलों से क्या रहते हैं वो बदले में मतलब रस एकत्रित करते हैं, ठीक है, शहद के लिए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मतलब ये आकर्षित करने का कार्य, फिर उसके क्या होगा, ये जो परागकण है, अरे पोलन कीट क्या हुआ, परागकण के बाहर जो तेलीय परत है उसको तो पोलन कीट बोल रहे हैं, मतलब अंदर तो परागकण ही है ना। तो परागकण क्या हो जाएगी, उनके शरीर के कीट पतंग, जो मधुमक्खी अगर फूल पर पुष्प गई तो वो मधुमक्खी के शरीर के चिपक जाएंगे, ठीक है। तीसरा होता है ये परागण की क्रिया संपन्न करवाता है। अभी बताता हूँ परागण क्या होता है, याद रखना इसके 3 कार्य, ये तो कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए, दूसरा परागकण उससे चिपक जाएंगे, ठीक है, तीसरा परागण की क्रिया संपन्न करवाने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, परागकणों का जो ये परागकण उसके चिपक गए मधुमक्खी, अब एक मधुमक्खी इस पुष्प से, मतलब नर पुष्प पादप वाले पुष्प से उठकर मादा वाले पुष्प में चली गई तो परागकणों का स्थानांतरण कराएगी, ठीक है। अब देखो युग्मक स्थानांतरण करवाएगी। ये तो हो गया पोलन कीट, परागकण के बाहर तेलीय पदार्थ, ठीक है। फिर देखो कि ये 3 कार्य हो गए इसके। अब देखो कि जो परागकण है, ठीक है, वो एलर्जी कारक भी होते हैं, ठीक है। एलर्जी कारक जैसे एक गाजर घास है, ठीक है, ये हमारे इंडिया में लाई गई थी कई सालों पहले, गेहूं के साथ में आई थी गाजर घास, ठीक है। और ये उगी तो इसके जो परागकण है, गाजर घास के जो एक पादप ही है उसके परागकण है, वो क्या करते हैं कि मनुष्य में एलर्जी कारक उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एलर्जी कारक या इसको बोलते हैं पराग एलर्जी, ठीक है, पराग एलर्जी। और उसका मैं आपको डायग्राम में दे दूंगा, गाजर घास, ठीक है, एलर्जी कारक। और दूसरा पोषण से भरपूर, और परागकण है, कई ऐसे पादपों के परागकण है जो पोषण से भरपूर होते हैं, जिनकी दवाइयाँ बनाई जाती है, औषधियाँ बनाई जाती है परागकणों से। और जो धावक है, जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो स्पोर्ट में दौड़ने वाले हैं, ठीक है, रेसलर है, वो क्या करते हैं, उन परागकणों की गोलियाँ मिलकर उनमें ज़्यादा एनर्जी भी पाई जाती है। ये होगी परागकण की संरचना। अब देखो परागकण का जो परिवर्धन, ठीक है, विकास कैसे होता है वो सुनना ध्यान से। देखो परागकण का परिवर्धन व विकास, ठीक है। अब इसके बारे में सुनना ध्यान से। जो परागकण है ना, परिवर्धन, ठीक है, परागकण का परिवर्धन मतलब विकास, परागकण का निर्माण कैसे हो रहा है, जो प्रक्रिया वो पूरी समझते हैं, ठीक है। जो परागकण है वो किससे बनेगा, लघु बीजाणु, ठीक है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु क्या करेगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु का निर्माण करेगी, 4 लघु बीजाणु का, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि आगे जाकर परागकण का निर्माण
विकसित होकर परागकण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कि जो परागकण है, अभी के लघु बीजाणु ना वो एक कोशिका होती है। ठीक है, ऐसे ये कोशिका दे रखी है, ये केंद्रक हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियर हो गया। ठीक है, और ये सेल हो गई कोशिका। ठीक है, अब ये क्या करती है कि न्यूक्लियर जो कोशिका है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम दे दूंगा, आप उसमें देख लेना कैसे विभाजित। ठीक है, ये न्यूक्लियर क्या करती है कि आगे जाकर मतलब दो कोशिका न्यूक्लियर अलग अलग केंद्रक बना लिया, जो इसका जो केंद्रक है वो विभाजित हो गया, समसूत्री विभाजन। ठीक है, आगे जाके केंद्रक बना लिया। अब केंद्र के बाद क्या, ये दोनों बीच में से ऐसे कोशिका भित्ति बन जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली अलग अलग हो गए, ये काय कोशिका अलग केंद्र बनेंगे तो अलग दो कोशिकाएं भी बन जाती है। ये बन गई काय कोशिका, बड़ी कोशिका होगी, और ये होगी जनन कोशिका। ठीक है, ये परागकोश के परिवर्तन में, ठीक है, कि जो लघु बीजाणु जनन है, ठीक है, वो परागकण बनाएगा। तो परागकण में क्या, इसी दौरान क्या होता है कि जो उसका जो न्यूक्लियर जो केंद्र का वो विभाजित होकर एक काय कोशिका, ठीक है, और एक जनन कोशिका बनाएगा। ठीक है, अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। काय कोशिका क्या होती है, इतना ही है परिवर्तन में, ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि जब क्या होता है लघु बीजाणु जनन होता है। ठीक है, अब ये देखो कई बार क्या होता है कि जो ये काय कोशिका है ना, काय कोशिका और जनन कोशिका, इनका विभाजन हो गया। क्या कौन सा विभाजन होता है, मतलब इनके केंद्र में समसूत्री विभाजन में होगा कि दो कोशिकाएं बन रही है। ठीक है, और दोनों क्या होती है, अगुणित प्रकार की एक केंद्र की कोशिका होती है। ठीक है, एक कोशिका होती है, समसूत्री विभाजन का हो गया। अब देखो ये क्रिया डिपेंड कुछ परागकण पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड, परागकण पर निर्भर कैसे करेगी, जो ये जनन कोशिका ना, ये आगे जाकर दो नर युग्मक बनाएगी। ठीक है, दो नर युग्मक, ये नर युग्मक क्या करेंगे, आगे जाकर जब मादा युग्मक से मिलेंगे तो एक भ्रूण का निर्माण, मतलब एक नए पादप का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना, परागकण पहले मैं थोड़ी एक प्रोसेस और समझाता हूँ, उसके बाद में आपको आसानी से समझ में आएगा। अब ना मैं एक प्रक्रिया बता रहा हूँ छोटी सी आपको। जैसे ये परागकोश में किसका निर्माण हुआ, परागकणों निर्माण हुआ है, ये आप सब जानते हैं, मैंने बताया था लघु बीजाणु जनन है। इसमें लघु बीजाणु पाली होती है धानी, परागकोश में जो क्या करेगी, परागकणों का निर्माण, किन का निर्माण होता है, यहाँ पे परागकण, ये क्या है, परागकण। ठीक है, अब देखो कि क्या होगी, ये जो मान लो नर पुष्प है, नर पादप का पुष्प है, जिसमें क्या पुंबंग है। ठीक है, यहाँ पर आई मधुमक्खी, कोई कीट पतंग आ गया, सपोज करो मधुमक्खी आ गई, किस पुष्प में, मधुमक्खी क्यों आई, यहाँ से रस लेने के लिए, फूलों का रस, पुष्प का रस लेने के लिए आई। ठीक है, अब ये क्या, परागकण जो चिपचिपे प्रकृति के तो होती हैं, ठीक है, वो इसके चिपक गए शरीर के मधुमक्खी के। ठीक है, अब ये मधुमक्खी यहाँ से उड़ के यहाँ पर चली गई, किस मादा पुष्प के पास में, किसके पास में, मादा पुष्प के पास में। ठीक है, ये जो मादा जननांग है, ये नर जननांग है। ठीक है, अब जो यहाँ पर गई ना, ये मधुमक्खी की सहायता से क्या हो गया, परागकण का स्थानांतरण हो गया ना, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो गई परागण। अब ये प्रक्रिया परागण है ना, मधुमक्खी की सहायता से भी हो सकती है, या बाई चांस सपोज करो हवा आई, वायु चली जोर से, और यहाँ से परागकणों का स्थानांतरण यहाँ तक हो गया, तो भी स्थानांतरण वो परागण। ठीक है, परागण एवं परागकण दोनों में फर्क कर देगा, ध्यान रखना। परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है किसकी सहायता से, वायु या कीट पतंगों की सहायता से, जीवों की सहायता से, तो वो क्या हो गए, परागण हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे परागण पहुँच गए, अब यहाँ से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, अंकुरण, जब यहाँ से परागण पहुँच जाता है, ठीक है, तो अंकुरण बनेगा, अंकुरण, इस पर यहाँ से स्टार्ट होता है अंकुरण। ठीक है, ये बताऊँगा मैं। जैसे यहाँ पराग, अब यहाँ एक पराग नलिका बनेगी, क्या बनेगी, पराग नलिका। ठीक है, ये पराग नलिका क्या करती है कि इसमें क्या होगा, पराग नलिका में आगे जो परागकण का अंकुरण होगा, आगे विकास होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि परागण क्या होता है। ठीक है, अब सुनना कि जो इसकी संरचना में है,
किसकी, परागकण की जो परिवर्तन और विकास जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि परिवर्तन में एक कायिक कोशिका, 2 कोशिका बनती है, कायिक सेल और जनन सेल। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, ठीक है, और आरएनए क्या होता है, पाया जाता है इसमें पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, एवं डीएनए पाया जाता है। आरएनए क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है, पोषण देने का कार्य करती है एक तो, ठीक है। किसको, जनन कोशिका को पोषण देगी, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था कि ये परागकण है, ये डिवाइड होकर, ठीक है, जो परागकण का केंद्रक था उसने समसूत्री विभाजन किया था, अभी मैंने बताया था, ठीक है। उसने क्या किया, एक तो कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। अब ये कायिक कोशिका इधर वाली कैसी और ये जैसी, इसने क्या किया, इसको पोषण दे रही है, ठीक है। दूसरी क्या करती है, परागनलिका, जो भी मैंने बताया था, परागनलिका निर्माण की वृद्धि या निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन होती है, कायिक कोशिका होती है, ठीक है। अब दूसरा देखो, जनन सेल क्या होता है, ये जो परागकण की दूसरी कोशिका जनन सेल, ठीक है, ये क्या करती है कि इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए इन दोनों में समान होता है, लेकिन आरएनए क्या होता है, कम पाया जाता है, ठीक है। जनन कोशिका का सिर्फ एक ही काम होता है, 2 नर युग्मक, कितने नर युग्मक, वो भी कितने, 2 का निर्माण, 2 नर युग्मक निर्माण करती है, किसकी सहायता से, समसूत्री विभाजन की सहायता से 2 नर युग्मक बनाएगी। बात समझ में आई, इसका यही काम है। अब देखो क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है ना, ये परागण से पहले हो रही है। कैसे, सपोज करो एक परागकण की केंद्रक ने विभाजन किया, ठीक है, जैसे ये परागकण है, इसने विभाजन किया, ठीक है। सपोज करो जैसे ये परागकण है, इसने विभाजन किया, 2 परागकण बना लिए, मतलब 2 कोशिकाएं बना ली परागकण के अंदर। ये हो गई कायिक कोशिका, ये हो गई कायिक कोशिका, और ये जनन कोशिका, ठीक है। अब देखो जो कायिक कोशिका, 2 अलग अलग कोशिका बन गई ना, ठीक है। अब जो ये कायिक कोशिका है, इसको हम साइड में रख दिया कायिक कोशिका को। अब ये जनन कोशिका, ये जो प्रक्रिया हुई थी ना पहले विभाजन, वो हुआ था परागण से पहले। जब क्या थे, परागकण थे ना, वो कहाँ पर थे, परागकोश के अंदर। अब क्या परागकणों का स्थानांतरण मधुमक्खी की सहायता से, हवा की सहायता से कहाँ हो गया था, अंडाशय के ऊपर से, अंडक के ऊपर से जायांग तक हो गया स्थानांतरण, मादा पुष्प तक के। अब जैसे वहाँ परागकण पहुंचा, तो परागकण पहुंचते क्या होगा, इस जनन सेल ने, इस जनन कोशिका ने क्या किया, 2 नर युग्मक बना लिए। जैसे सपोज करो एक नर युग्मक ये, एक नर युग्मक ये 2 नर युग्मक कब बने, ठीक है, इस जनन सेल ने, इस जनन कोशिका ने 2 नर युग्मक कब बनाए, जब वो अंकुरण हुआ, मतलब पहुंच गए कहाँ पर, जो जायांग है उसके वर्तिका तक पहुंच गए, तब उस समय उन्होंने क्या किया, 2 नर युग्मक। अब ये 2 नर युग्मक आगे जाकर क्या बनाते हैं कि निषेचन, मतलब आगे जाकर क्या करेंगे, युग्मक निषेचन करेंगे, ठीक है, निषेचन। उसके बाद में भ्रूणकोश और भ्रूण का निर्माण होगा, मतलब एक नए पादप का निर्माण होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इनके बारे में, निषेचन के बारे में, भ्रूण के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, कायिक सेल कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है, 2 नर युग्मक बनाएंगी। फिर ये नर युग्मक देखो क्या होता है कि जो नर युग्मकों का निर्माण है, ठीक है, किसके साथ, जनन कोशिका में क्या समसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ था। अब है ना क्या, कई पादप है, जैसे कुल्फा दे रखा है आपके एग्जाम, कुल्फा एवं बंदर बाटी, याद रखना एग्जाम्पल। इनका जो, इन पादप के जो नर युग्मक है वो अंकुरण से पहले, मतलब परागण से ही पहले क्या हो जाते हैं, इनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर पादपों में क्या होता है कि जो 2 नर युग्मक बनेंगे वो अंकुरण के बाद में परागनलिका होगी ना, उसके अंदर बनेंगे, वर्तिकाग्र के अंदर बनते हैं क्या, नर युग्मों का निर्माण। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, परागण एक पादप से दूसरे पादप, तो परागणों का स्थानांतरण किन की सहायता से होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे जो कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है उसकी सहायता से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना, आप हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा हर वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा जो भी वीडियो बनाऊं, चाहे इंग्लिश का बनाऊं, चाहे बायोलॉजी का बनाऊं, चाहे और सब्जेक्ट का बनाऊं, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि हमारे जो हाथ की हथेलियाँ होती हैं, ठीक है, इस स्किन में और इस स्किन में डिफरेंस कैसे है, मतलब कि अगर इस जो अपने हाथ हथेली है, इसकी जो त्वचा है उसमें अपने को दर्द कम महसूस होता है, पीड़ा कम, जलन कम महसूस होती है। अगर हमने गर्म पदार्थ को छुआ
तो इस स्किन की तुलना में हमें यहाँ कम महसूस होता है, और यहाँ पे जो चोट है आसानी से लग जाती है, यहाँ पे मुश्किल से लगती है। इनमें क्या फ़र्क है, ऐसी क्या मतलब है जो उसमें दोनों में तुलनात्मक रूप से भिन्नताएं उत्पन्न कर रही है, ठीक है। आप उसका आंसर देना है, चाहे कमेंट में करके दो, ठीक है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, चाहे आज देख रहे हो, पोस्ट के दूसरे दिन देख रहे हो, चाहे महीने बाद देख रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देखो, और इसका आंसर मैं अगली वीडियो में आपको दूँगा, आप इसको ज़रूर इसका आंसर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।